दूसरी ओर लेबनान से हो रहे रॉकेट अटैक से इजरायली शहरों में कोहराम है। मिडिल ईस्ट संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखिए महायुद्ध टॉप 9। दक्षिण गाजा में इजरायल ने नॉन स्टॉप बमबारी की। जैतून में हमास के ठिकानों पर प्रचंड प्रहार हुआ। गाइडेड बमों से किए गए हमलों में कई बुनियादी ढांचे जमींदोज हो गए। आईडीएफ के हमले के बाद जैतून का आसमान धुएं से भर गया। करीब 6 हमास लड़ाकों की मौत की खबर है। ईरान और हिजबुल्लाह की चेतावनी के बावजूद गाजा में आईडीएफ की स्ट्राइक शनिवार को भी जारी रही। ऑपरेशन की विध्वंसक शुरुआत खान यूनुस में बमबारी से हुई। इजरायली जेट ने सबसे पहले पुराने मस्जिद को निशाना बनाया। यहाँ हमास लड़ाकों के छिपे होने की खबर थी। गाजा के राफा, खान यूनिस और दीर अल बलाह के पास हमास के करीब 30 ठिकानों पर भीषण बमबारी हुई। इजरायली विमानों ने रॉकेट लॉन्च साइट को भी तबाह कर दिया। तेल सुल्तान, दीर अल बलाह और नेटजरिम कॉरिडोर में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी है। गाजा में हमास के टनल नेटवर्क को टारगेट कर आईडीएफ ने भीषण बमबारी की। इस हमले में गाजा का नेटजरिम कॉरिडोर पूरी तरह से तबाह हो गया। इजरायली सेना अब गाजा से सटे बॉर्डर इलाके में हमास के वेपन सप्लाई को निशाना बना रही है। इजरायल फोर्स का सेंट्रल गाजा में भी हमले जारी है। नुसरत कैंप में पिन पॉइंट अटैक कर हमास का कमांड सेंटर तबाह कर दिया गया। आईडीएफ की क्रूज मिसाइल सीधे बिल्डिंग की छत पर गिरी। इस दौरान जबरदस्त विस्फोट हुआ। इजरायली सेना के हमले लेबनान में भी जारी रहे। दक्षिणी लेबनान के टायर हरफा में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह का लॉन्च पैड नष्ट कर दिया। आईडीएफ सूत्रों के मुताबिक एयर स्ट्राइक के वक्त हिजबुल्लाह लड़ाके रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। साउथ लेबनान में एक बार फिर इजरायल पर भीषण हमले हुए। हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक करीब 100 रॉकेट दागे। नॉर्थ इजरायल के 6 शहरों पर ये हमले पूरे दिन जारी रहे। हालांकि आईडीएफ के डिफेंस फोर्स ने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। टायर हरफा में आईडीएफ के हमले का बदला हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजरायल से लिया। देर रात अलग अलग इलाकों में रॉकेट से दर्जन भर हमले हुए। नॉर्थ इजरायल की रिहायशी इलाकों में रात भर अलर्ट के सायरन बजते रहे। उत्तरी पश्चिमी इजरायल में भी हिजबुल्लाह के हमलों से रात भर दहशत का माहौल रहा। एयर रेड अलर्ट के बीच पूर्वी हाइफा में रोशनी और धमाकों की गूंज सुनाई दी। हालांकि इजरायली डिफेंस ने इस दौरान 85 रॉकेट्स को नष्ट करने का दावा किया। इजरायल के सैन्य बेस पर कैसे हुआ हमला, आईडीएफ के तामिर इंटरसेप्ट को लेकर क्या है बड़ा दावा और कहां जंग में मारा गया अलकायदा का सीनियर लीडर मक्की, ये जानने के लिए देखिए वॉर जोन टॉप 9। हिजबुल्लाह के आक्रामक हमलों से क्रियात शिमोना में कोहराम मच गया। हिजबुल्लाह के 15 रॉकेट ने टारगेट को हिट किया, जिससे रिहायशी इलाके के कई घरों में आग लग गई। आईडीएफ के बेस पर भी अटैक हुआ, लेकिन कोई गंभीर क्षति नहीं हुई। बौखलाए हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजरायल के गलीली पर भी भीषण हमले किए। इजरायली एयरफोर्स के बेस पर रॉकेट अटैक से अफरा तफरी मच गई। हिजबुल्लाह के हमलों से माउंट मेरोन के पास आग लग गई। आसमान में धुएं का गुबार दूर से नजर आया। लेबनान से नॉर्थ इजरायल पर हुए रॉकेट अटैक को लेकर बड़ा दावा सामने आया। हिजबुल्लाह के मुताबिक आईडीएफ का तामीर इंटरसेप्टर उसके हमले को रोकने में नाकाम साबित हुआ। तामीर इंटरसेप्टर को आयरन डोम का सबसे मजबूत हिस्सा माना जाता है। सैन्य बेस पर हमले से बौखलाए आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में विध्वंसक पलटवार किया। हिजबुल्लाह के 4 ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक में एक कमांडर समेत हिजबुल्लाह के 9 लड़ाके ढेर कर दिए। शहीद महमूद दीब की मौत माराके इलाके में ड्रोन अटैक में हुई। लेबनान के कफरकेल इलाके में भी आईडीएफ की एयर स्ट्राइक जारी रही। आईडीएफ के हवाई हमले में हिजबुल्लाह का लॉन्च पैड तबाह हो गया। शिखिन इलाके में मौजूद लॉन्चिंग पैड से हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट्स पर हमले कर रहा था। पूर्वी इजरायल पर हिजबुल्लाह ने रात के अंधेरे में भीषण हमले किए। पहली बार हिजबुल्लाह ने वेस्ट बैंक से सटे इलाकों में 100 से ज्यादा रॉकेट दागे। टारगेट पर आईडीएफ बेस था, हालांकि आयरन डोम ने कई हमले नाकाम कर दिए। ईरान से हमले की आशंका में इजरायल की जंगी तैयारी तेज है। बॉर्डर से सटे इलाके में वॉर ड्रिल कर आईडीएफ ने ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों को बड़ा संदेश दिया। इस दौरान उसने F-35, F-15 और बोइंग 707 की ताकत दिखाई। ईरान के प्रॉक्सी गुटों के विरुद्ध इजरायल और यूएस का ऑपरेशन जारी है। सीरिया में इजरायली विमानों ने ईरानी मिलिशिया के ठिकाने पर भीषण बमबारी की। इस दौरान IRGC के 4 ठिकाने भी टारगेट बने। इन हमलों में ईरानी मिलिशिया के 13 लड़ाकों की मौत की खबर है। सीरिया ऑपरेशन के दौरान यूएस सेंट्रल कमांड को बड़ी कामयाबी मिली। ड्रोन अटैक में अलकायदा के सीनियर लीडर मक्की के मारे जाने का दावा है। यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ कुरिल्ला ने खबर की पुष्टि की। मक्की अमेरिकी बेस पर हमले का दोषी था।
कुर्स्क के बाद अब रूस के किन शहरों पर हो रहे हैं हमले, नेटो के हथियार भंडार पर संकट क्यों है और डोनेस्क में रूस के किस बटालियन ने संभाला मोर्चा। विस्फोटक खबरों के लिए देखिए रूस यूक्रेन टॉप 9। कुर्स्क के टेटकिनो इलाके में यूक्रेन ने अमेरिकी बमों से विध्वंसक हमला किया। रूसी सेना के ठिकाने पर गाइडेड एयर बम डैम ईआर से अटैक हुआ। इस हमले में जहां रूसी सेना का कमांड सेंटर तबाह हो गया, वहीं उसके कई सैनिक भी मारे गए। यूक्रेन ने रूस के वोरोनिश, बेलग्रोद और ब्रियांस्क में ड्रोन से विध्वंसक हमला किया है। इस दौरान ऑस्ट्रोगोजस सिटी में रूस का गोला बारूद डिपो तबाह हो गया। डिपो में लगी आग को वीडियो में देखा जा सकता है। रूसी शहरों पर ड्रोन से 7 हमले हुए। यूक्रेनी आर्मी ने रूस के वोरोनिश में अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया। नेपच्यून मिसाइल से किए गए अटैक में रूसी सेना का गोला बारूद गोदाम तहस नहस हो गया। यूक्रेनी बॉर्डर से वोरोनिश की दूरी 115 किलोमीटर है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को हो रहे नुकसान पर पश्चिमी मीडिया ने सवाल खड़े किए। आरोप है कि रूस से प्रतिशोध के लिए नाटो से मिले हथियार बर्बाद हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने 20 विदेशी टैंक और 30 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल खो दिए। कुर्स्क में यूक्रेनी घुसपैठ के खिलाफ रूस बड़े एक्शन की तैयारी में है। एयरबॉर्न असॉल्ट रेजिमेंट के T-62M टैंक और स्पेशल फोर्स की आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल्स कुर्स्क के लिए निकल चुके हैं। ट्रेन से टैंकों को वॉर जोन में भेजा गया है। साउथ डोनेस्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग छिड़ी है। BM-21 से ये ताबड़तोड़ शेलिंग यूक्रेनी कब्जे वाले क्षेत्रों में की गई। रूसी सेना की वोस्तोक ग्रुप लगातार आगे बढ़ रही है। इससे पहले रूस ने न्यूयॉर्क पर कब्जे का दावा किया था। और अब वैश्विक तनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट से यूरोप में रेडिएशन का खतरा है। यूक्रेनी परमाणु एजेंसी ने ब्लैकआउट की चेतावनी दी है। आरोप है कि रूसी हमले की वजह से प्लांट की पावर सप्लाई ठप होने को है। अगर ऐसा हुआ तो कूलिंग पैनल खराब हो सकता है और रेडिएशन फैल सकता है। अमेरिकी सेना के पास गोला बारूद की भारी कमी हो गई है। यह दावा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है। ट्रंप के मुताबिक अगर चीन से युद्ध हुआ तो 4 हफ्ते में अमेरिकी हथियार खत्म हो जाएंगे। इसके लिए ट्रंप ने यूक्रेन और गाजा युद्ध में अमेरिकी मदद को जिम्मेदार माना है। यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका पर रूस की जासूसी का आरोप फिर लगा है। बाल्टिक इलाके में अमेरिकी RC-135U टोही विमान के 6 घंटे तक उड़ान भरने का खुलासा हुआ है। फ्लाइट राडार 24 के हवाले से खबर है कि ऐसा रूस पर नजर रखने के लिए किया गया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी डिप्लॉयमेंट से ईरान डरा हुआ है। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक ईरान इसी वजह से इजराइल पर हमला नहीं कर पा रहा। ईरान के नजदीक अमेरिका के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इस वक्त मौजूद हैं। 30 से ज्यादा वॉरशिप लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं। यूरोप और मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच रूस की नेवी वॉर ड्रिल कर रही है। साइबेरिया सी में पैसिफिक फ्लीट के डिस्ट्रॉयर और वॉरशिप अपनी क्षमता को परखते नजर आए। इस दौरान धमाकों की आवाज रूस के पूर्वी तटों पर सुने गए। Co-powered by सैनिक 710 असली वाटरप्रूफ प्लाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और साथ ही ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज। शुरुआत करने जा रहे हैं हम आज की अहम खबरों के साथ सुपर प्राइम टाइम की, जिसमें जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचा दे। रूस के वोरोनिश प्रांत में आपातकाल लागू हो गया है। इस वक्त की सबसे अहम ब्रेकिंग न्यूज। दूसरी खबर यह है कि यूक्रेन के हमले के बाद इमरजेंसी लगाई गई है। और आज की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज है वोरोनिश में 5 दिनों से यूक्रेन के ड्रोन हमले। चौथी ब्रेकिंग न्यूज इसी के साथ आपको हम बताने जा रहे हैं वोरोनिश में रूस के एयरबेस पर हमला किया गया है। और 5वीं बड़ी खबर है यूक्रेन ने रूसी हथियार डिपो को भी उड़ा दिया है। इसी के साथ ही कुर्स्क का संग्राम अब दुनिया को डराने लगा है, क्योंकि रूस से लगातार दूसरे दिन भी एटमी महाविनाश की चेतावनी आई है। और 24 घंटे के भीतर दूसरी बार रूस ने एक बार फिर कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की कोशिश का आरोप लगाया है। कुर्स्क जंग में नाकाम हो रहे रूस ने यूक्रेन पर एटमी आतंकवाद का आरोप लगाया है और यूरोप एशिया में सर्वनाश का अंदेशा जताया है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस पर ज़ेपोरिजिया प्रांत पर हमले का आरोप लगाकर ब्लैकआउट का खतरा बताया है। कुर्स्क की जंग एटमी ब्लास्ट के खौफ के साए के बीच किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, और आज आप इसका बखूबी अंदाजा लगा पाएंगे इस रिपोर्ट में।
कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों की ललकार और 24 घंटे के भीतर रूसी सरकार की दूसरी बार गुहार। यूक्रेनी फौज रूसी सैनिकों का संहार करते हुए आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ रूस इंटरनेशनल एजेंसी से मदद की गुहार लगा रहा है। कुर्स्क की जमीन पर हो रहे धमाके तो पूरी दुनिया को नजर आ रहे हैं, लेकिन कुर्स्क का एक ठिकाना ऐसा भी है जहां एटमी धमाके की 2 बार कोशिश हो चुकी है। रूस का दावा है कि कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की कोशिश लगातार जारी है। यहां गुरुवार को 5 ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। गुरुवार को फिर 3 ड्रोन से प्लांट में ब्लास्ट का प्रयास किया गया। एक दिन पहले ही पुतिन ने खुद दुनिया को बताया था कि यूक्रेन कुर्स्क परमाणु प्लांट में हमले की कोशिश में है। अब रूसी मीडिया और विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है। ज़खारोवा का दावा है कि यूक्रेन परमाणु आतंकवाद के रास्ते पर है। IAEA को यूक्रेन पर एक्शन लेना चाहिए। यूक्रेन की तुलना ISIS जैसे संगठनों से की गई है। मैं इस वक्त कीव में हूं और यहां मौजूद मेरे सूत्रों के मुताबिक कुर्स्क के परमाणु प्लांट के करीब जंग तो चल रही है, लेकिन यूक्रेन प्लांट पर हमला नहीं कर रहा है क्योंकि नेटो यूक्रेन की पूरी मदद कर रहा है। और इस वक्त न्यूक्लियर प्लांट में धमाका यूक्रेन के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। रूस की मीडिया ने भी यूक्रेन पर आरोप लगाते हुए सबूत के तौर पर तस्वीरें जारी की हैं। दावा है कि ये उसी ड्रोन का टुकड़ा है जो कुर्स्क परमाणु प्लांट के करीब गिराया गया। हमले का आरोप इस ग्रेनेड की तस्वीर से लगाया जा रहा है। ड्रोन के एक और टुकड़े की तस्वीर है जिससे विस्फोट की साजिश का आरोप है। रूस ने दुनिया को बताया है कि यूक्रेन की सेना अभी परमाणु प्लांट से दूर है। लेकिन ड्रोन से लगातार परमाणु प्लांट में धमाका करने की कोशिश हो रही है। धमाका हुआ तो रेडिएशन से रूस क्या यूक्रेन और यूरोप भी तबाह हो सकता है। हालांकि सबूत और दावों के बावजूद यूक्रेन ऐसे हमलों से इनकार कर रहा है। तो सवाल है कि कुर्स्क की लड़ाई में लगातार नाकामी की वजह से रूस ने परमाणु रेडिएशन का हाय तौबा मचाना शुरू किया है। रूस ने यूक्रेन पर एटमी साजिश का आरोप लगाया है। पहला आरोप तो यह है कि शुक्रवार की रात परमाणु प्लांट पर फिर हमले की कोशिश हुई। यूक्रेन ने 3 ड्रोन से प्लांट पर हमले का प्रयास किया, लेकिन रूसी एयर डिफेंस की मदद से हमले को नाकाम कर दिया गया। आरोप है कि ड्रोन का मलबा गिरने की वजह से धमाका भी हुआ है। और साथ ही रूस का दूसरा आरोप यह है कि यूक्रेन परमाणु प्लांट के ईंधन टैंक पर हमले की कोशिश में है। यूक्रेन ड्रोन से ग्रेनेड गिराने की कोशिश में है और एंटी टैंक ग्रेनेड ड्रोन में लोड किए गए हैं। हालांकि एयर डिफेंस से यूक्रेन का हमला कामयाब नहीं हो सका है। रूस ने कुर्स्क प्लांट को बचाने के लिए नई तैयारी की है। इसके तहत एक नई डिफेंस लाइन तैयार की गई है। प्लांट के दक्षिण में कई सुरंग बनाई गई हैं। दक्षिण पश्चिम इलाके में भी सुरंग बनी है। ये रूस का प्लांट बचाने का नया अभियान है। रूस के आरोपों पर यूक्रेन ने पलटवार भी किया है। यूक्रेन ज़ेपोरिजिया प्लांट में ब्लैकआउट का खतरा बताया गया है और यूक्रेन ने रूसी सेना पर प्लांट पर गोलीबारी का आरोप लगाया है। और दावा यह है कि रूसी सेना के हमले में प्लांट में बिजली सप्लाई करने वाली एक लाइन टूट गई है। यूक्रेन ने ब्लैकआउट से धमाके की आशंका जताई है। कुर्स्क या ज़ेपोरिजिया, दोनों परमाणु प्लांट में धमाके से महातबाही निश्चित है। यही वजह है कि अब कुर्स्क की जंग को रूस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में तब्दील करता दिख रहा है। रूस की बेचैनी की वजह है कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के कब्जे की रफ्तार।
6 अगस्त को शाम करीब 5:05 पर यूक्रेनी फौज सूमी के 3 दिशाओं से कुर्स्क में घुसी। तीनों टुकड़ियां 24 घंटे यानी 7 अगस्त को शाम 5 बजे तक ही कुर्स्क के काफी भीतर तक पहुंच गई। रूस इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। रूस को लगा कि यूक्रेनी सैनिकों को वापस खदेड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 8 अगस्त तक ही कुर्स्क का एक बड़ा इलाका यूक्रेनी सेना के कब्जे में आ गया और कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों की मौजूदगी का आंकड़ा 4000 के करीब पहुंच गया। 9 अगस्त को 2 दिशाओं में यूक्रेनी सेना काफी आगे तक निकल गई, लेकिन फिर रूसी फौज ने मुकाबला किया और पूर्वी हिस्से से सिमटी हुई यूक्रेनी सेना पश्चिम में तेजी से बढ़ने लगी। 11 अगस्त तक कुर्स्क में 5000 यूक्रेनी सैनिक जमा हो चुके थे और रूस के 10,000 सैनिकों की तैनाती पर भारी साबित हुए। ग्यारह अगस्त से 15 अगस्त तक यूक्रेनी सैनिक बेहद तेजी से आगे बढ़ते गए। रूस अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाता रहा, लेकिन यूक्रेनी फौज का रास्ता नहीं रोक पाया। भीषण जंग के बीच इसी रफ्तार ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। नेटो को नए जोश से भर दिया। विदेशी सैनिक भी यूक्रेन की मदद के लिए भेजे गए। अब 16 अगस्त से 22 अगस्त तक यूक्रेनी सेना की इसी रफ्तार को देखकर पुतिन की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुर्स्क का कितना बड़ा इलाका यूक्रेन के कब्जे में है। СВО, а это война, враг на нашей территории. Враг на нашей территории уже 2 недели, а мы слышали обещание за 3 дня с ними разобраться. हालांकि यूक्रेन को कुर्स्क के विजय अभियान में बड़ा नुकसान भी हुआ है। यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हुई है। रूसी मीडिया के मुताबिक कुर्स्क में यूक्रेन के 5137 सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन के 69 टैंक नष्ट किए जा चुके हैं। यूक्रेन 400 सैन्य वाहन भी गंवा चुका है। हालांकि अब पुतिन ने रूस के नागरिकों को भरोसा दिया है कि कुर्स्क को जल्द कब्जे से मुक्त करा लिया जाएगा। Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре? कुर्स्क में जंग से यूक्रेन को कई फायदे हुए। यूक्रेन खार्किव में अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने लगा है। खार्किव में 2 स्क्वायर किलोमीटर से रूसी कब्जा खत्म हो गया है। यूक्रेन खार्किव में रूसी सेना को पीछे ढकेलने की प्लानिंग तैयार कर रहा है। खार्किव में यूक्रेनी सेना का पलटवार होने वाला है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन भले ही क्रुक्स और खार्किव में जंग को जीतकर खुशी मना रहा है, लेकिन पुतिन क्रुक्स में यूक्रेनी सैनिकों को ढील देकर यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन और नेटो इस वक्त अपनी पूरी ताकत कुर्स्क पर कब्जे में लगा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के भीतर रूसी फौज लगातार आगे बढ़ रही है। अंदेशा है रूसी सेना को अब कड़े मुकाबले का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अंदेशा है कि यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, खार्किव, सूमी, चासिव यार, ज़ेपोरिजिया, खेरसोन, बाखमत, अवदीपका जैसे इलाकों पर रूसी सेना पूरी तरह कब्जा कर लेगी। नीप्रो नदी के पूर्वी किनारे को कब्जे में लेने का अभियान भी तेज है। माना जा रहा है कि कुर्स्क को पुतिन यूक्रेन के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे के बाद कुर्स्क में घेरकर यूक्रेनी सेना का संहार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।
बड़ी खबर इस वक्त ये कि वोरोनिश में यूक्रेन का फिर से ड्रोन हमला हुआ है। कुछ देर पहले रूसी हथियार डिपो पर यह हमला हुआ है। यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल से विस्फोट किया है। हमले के बाद हथियार डिपो में आग लगने की तस्वीरें आपके सामने हैं। सिर्फ कुर्स्क पर ही कब्जे का खतरा नहीं मंडरा रहा है। दरअसल नेटो की मदद से यूक्रेन ने रूस के आधा दर्जन प्रांतों पर कब्जा करने का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। इस ऑपरेशन का नाम है कुर्स्क पार्ट 2 और इसके तहत यूक्रेनी फोर्स ने रूस के 5 नए राज्यों में भीषण हमले कर रहे हैं। और यूक्रेन के हमलों में तेजी इसलिए आई क्योंकि नेटो ने उसे हमले के लिए नए और विध्वंसक हथियार दिए हैं। सवाल यही है कि आखिर नेटो के ऑपरेशन कुर्स्क पार्ट 2 का मकसद क्या है। कुर्स्क में यूक्रेन का ऑपरेशन लगातार विध्वंसक होता जा रहा है। रूसी सेना अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी कुर्स्क में घुसी यूक्रेनी फोर्स को रोकने में सफल नहीं हो पा रही है। हर बीते दिन के साथ कई वर्ग किलोमीटर की जमीन पर यूक्रेन का कब्जा होता जा रहा है। इस बीच नेटो की मदद के बाद यूक्रेन ने रूस के अंदर ऑपरेशन कुर्स्क पार्ट 2 लॉन्च कर दिया है। नेटो ने कुर्स्क पार्ट 2 का खतरनाक प्लान बनाया है और इसी के साथ रूस के अंदर यूक्रेनी फोर्स के विध्वंसक हवाई हमले शुरू हो गए। यूक्रेन से लगते रूस के 5 नए राज्यों में ज़ेलेंस्की सेना का सैन्य अभियान तेज हो गया है। कुर्स्क पार्ट 2 को सफल बनाने के लिए नेटो देशों ने यूक्रेन को बारूद की सप्लाई तेज कर दी है। रूस के कुर्स्क प्रांत में यूक्रेनी फोर्स को जिस तरीके से सफलता मिली है, उससे अमेरिका समेत नाटो के हौसले बहुत ही ज्यादा बुलंद हो गए हैं। कुर्स्क में मिली बेजोड़ सफलता के बाद ही नाटो के ग्रीन सिग्नल पर यूक्रेन ने रूस के 5 प्रांतों को अब जलाना शुरू कर दिया है। नेटो देश यूक्रेन के हथियारों की किल्लत दूर कर रहे हैं और इसी के साथ यूक्रेन रूस के अंदर बारूदी गदर मचा रहा है। ब्रियांस्क, बेलगोरोद, वोरोनिश, वोल्गोग्राद और रोस्टोव, रूस के इन 5 राज्यों में यूक्रेन ने कुर्स्क पार्ट 2 शुरू कर दिया है। इन 5 राज्यों में मौजूद रूसी सेना के ठिकाने और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन ने रूस को सबसे बड़ा जख्म रोस्टोव में दिया है। यहां यूक्रेन के स्ट्राइक से रूस का एनर्जी सेक्टर भस्म होता जा रहा है। रोस्टोव में यूक्रेन ने जिस ऑयल डिपो पर हमला किया था वो 6 दिनों से विनाश की आग में जल रहा है। तबाही की अग्नि में रूस का 2000 करोड़ रुपए का ऑयल डिपो भस्म हो चुका है। लेकिन इसकी आग अब शहर और वहां रह रहे लोगों के लिए जानलेवा बन गई है। 6 दिनों के बाद भी ऑयल डिपो की आग बुझाई नहीं जा सकी है। ज्वाला शांत होने के बजाय धधकती ही जा रही है। अब ये भयावह लपटें शहर की तरफ बढ़ रही हैं, जिससे हजारों जिंदगियों पर खतरा मंडराने लगा है। इस आग की वजह से रूस के दूसरे एनर्जी ठिकाने मसलन पावर स्टेशन, गैस स्टेशन, ऑयल डिपो, पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, केरोसिन टैंकर में आग और फिर विस्फोट का खतरा मंडरा रहा है। वोरोनिश के साथ यूक्रेनी फोर्स ने रूस के 5 राज्यों को बारूदी विस्फोट कर दहला दिया। वोरोनिश में यूक्रेन ने रूसी सेना के हथियार गोदाम को टारगेट किया। हथियार डिपो भस्म हो गया। बेलगोरोद में यूक्रेन ने उस फैक्ट्री पर ड्रोन दागे जहां हथियार बनाए जा रहे थे। हालांकि हमला सफल नहीं हो सका।
वोल्गोग्राद में यूक्रेन ने रूस के S-300 डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर दिया। ब्रियांस्क में रूसी सेना की टुकड़ी पर हमला किया गया। रूस के 2 सैन्य वाहन भस्म हो गए, कई सैनिक मारे गए। यूक्रेन से सटे रूसी राज्यों में हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि नेटो की मदद से ज़ेलेंस्की और उनकी सेना रूस के आधा दर्जन राज्यों में यूक्रेनी परचम फहराना चाहती है। रूस के अंदर यूक्रेन और नेटो का ऑपरेशन कुर्स्क पार्ट 2 क्या है, इसे अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। दरअसल यूक्रेन ब्रियांस्क में चेर्निहिव से हमले कर रहा है। बेलगोरोद में खार्किव की तरह से ही उधर से ही लगातार मिसाइलें बरसा रहा है और वोरोनिश में लुहांस्क के एक फ्रंट से धावा बोला जा रहा है। तो बेलगोरोद में लुहांस्क के दूसरे जो फ्रंट्स हैं वहां से भी हमला कर रहा है। वहीं रोस्तोव में डोनेट्स्क की तरह से ही उसकी तरफ से ही रूसी डिफेंस लाइन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। रूस के इन्हीं 5 राज्यों में यूक्रेन के हमले तेज हो गए हैं। ऑपरेशन कुर्स्क 2 के तहत रूस के आधा दर्जन राज्यों पर कब्जे का प्लान है। रूस में विध्वंस का नया ब्लूप्रिंट नेटो ने बनाया है और इसके लिए नेटो देश यूक्रेन को बारूदी मदद दे रहे हैं। रूस को एक और खंड करने की बड़ी साजिश रची जा रही है। अपनी धरती बचाने के लिए अब पुतिन और उनकी सेना परमाणु विस्फोट कर सकती है। रूस के 5 प्रांतों में यूक्रेन के हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि यूक्रेन को नेटो देश हथियारों की बड़ी खेप भेज रहे हैं। जो यूक्रेन 1 महीने पहले हथियारों की किल्लत से जूझ रहा था, वही अब रूसी धरती और रूस की सेना को दहला रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को ग्लाइड बम की नई खेप भेज दी है। अब यूक्रेनी फोर्स इन्हीं बमों से हमले कर रही है। यूक्रेन रूस में हमले के लिए जर्मनी के वाइसेंट 1 और मॉडर्न आर्मर्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहा है। लातविया यूक्रेन को 1400 ड्रोन की खेप देने जा रहा है। ये ड्रोन खास यूक्रेन के लिए बनाए गए हैं। रोमानिया ने अमेरिका से 200 M120 मिसाइलें खरीदी हैं। माना जा रहा है कि ये मिसाइलें सीक्रेट तरीके से यूक्रेन भेजी जाएंगी। कनाडा ने युद्ध के लिए यूक्रेन को अपना घातक स्ट्राइकर फाइटिंग व्हीकल दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को हाइमर्स मिसाइल और गोले देने का फैसला किया है। अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच एक सीक्रेट बैठक हुई। इस बैठक में रूस के अंदर हमले को लेकर नई रणनीति बनाई गई है। लेकिन कुर्स्क समेत रूस के 6 प्रांतों में यूक्रेनी हमलों को लेकर नेटो में ही फूट पड़ गई है। हंगरी और तुर्की जैसे देशों ने रूसी धरती पर हमले को गलत करार दिया है। लेकिन अमेरिका और दूसरे नेटो देश न सिर्फ यूक्रेन के साथ खड़े हैं, बल्कि उन्होंने पश्चिमी देशों के हथियारों से रूस के अंदर हमलों की छूट भी दे दी है। इसी छूट के बाद यूक्रेन ने रूस के 5 नए प्रांतों को जलाना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि इस सैन्य अभियान के जरिए या तो नेटो रूस के 5 प्रांतों पर कब्जा करना चाहता है या फिर पुतिन और उनकी सेना को एटमी हमले के लिए मजबूर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कुर्स्क में रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला हुआ है। रूसी सेना ने लैंसेट ड्रोन से धावा बोला है। हमले में यूक्रेनी सेना का टैंक तबाह हुआ है। कुर्स्क का बदला लेने के लिए रूस ने यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे चुना। 24 अगस्त यानी आज सुबह रूस ने यूक्रेन को दहला दिया। 12 से ज्यादा शहरों पर मिसाइलें दागी गईं और रूस ने पहली बार सुखोई 57 युद्ध में उतारकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं।
स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा यूक्रेन अब मातम मना रहा है, क्योंकि रूस ने इतना बारूद झोंक दिया जिससे खार्किव से लेकर कीव तक कोहराम मच गया। जिस वक्त यूक्रेन 33वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा था, उसी वक्त क्रेमलिन में यूक्रेन की तबाही की पटकथा लिखी जा रही थी। जिस वक्त पोलैंड के प्रेसिडेंट एंड्रयूस डूडा यूक्रेन की धरती पर पहुंचे, उसी वक्त मॉस्को से रूसी फाइटर जेट ने उड़ान भरी। और फिर यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे बन गया डूम्सडे। यूक्रेन में रूस ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। बारह से ज्यादा शहरों पर रूसी मिसाइल काल बनकर टूट पड़ी। और इंडिपेंडेंस डे के जश्न का शोर बारूदी विस्फोट में दब गया। रूस ने जानबूझकर 24 अगस्त का दिन चुना, क्योंकि इस दिन यूक्रेन पर हमला करके उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई जा सकती है। यूक्रेन के उन तमाम शहरों पर हमले किए गए जहां यूक्रेन रूसी फौज को धकेलने का दावा कर रहा है। दरअसल रूस नेटो को यह बताना चाहता है कि सिर्फ कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के घुस जाने का मतलब रूस की हार नहीं है। रूस कभी भी कुर्स्क को हासिल कर सकता है। अभी उसकी प्राथमिकता लुहांस्क और डोनेत्स्क को बचाना है। रूस की सेना कुर्स्क में भले ही पिछड़ रही हो, लेकिन यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से खार्किव में जबरदस्त युद्ध चल रहा है। रूसी और यूक्रेनी फोर्स आमने सामने हैं। रूस जितने ज्यादा हमले कर रहा है, यूक्रेन बौखलाहट में कुर्स्क में हमले बढ़ाता जा रहा है। दरअसल यूक्रेन इस कोशिश में है कि कुर्स्क में हमले करके वो रूस को बैकफुट पर ला सकता है। लेकिन ये यूक्रेन की बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि रूस ने कुर्स्क को बचाने और यूक्रेन की संपूर्ण तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। रूस ने लुहांस्क और डोनेत्स्क में डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है, जबकि कुर्स्क पर सिर्फ हवाई हमले किए जा रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज का कब्जा बढ़ता जा रहा है, जबकि खार्किव में दोनों देशों के बीच भीषण जंग चल रही है। अब यूक्रेन का दांव उससे उल्टा पड़ गया है। कुर्स्क पर कब्जा रखने के लिए वो अतिरिक्त फौज लगा रहा है, जबकि रूस उसे कुर्स्क में उलझा कर रखना चाहता है, जिससे उसे खार्किव की जंग में फायदा मिले। इसके अलावा रूस ने कई इलाकों को शमशान में बदल दिया है। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर वज्रपात करके रूस ने अपनी ताकत जता दी है, जिससे पेंटागन में खलबली मच गई है कि कहीं कुर्स्क भी हाथ से ना चला जाए। जबकि करीब करीब पूरा डॉनबास रूस के कब्जे में पहले ही आ चुका है। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर रूस ने यूक्रेन के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन को खाक करने मॉस्को, कुर्स्क और बेलगोरोद के एयरबेस से रूसी फाइटर जेट ने उड़ान भरी थी। पहली बार रूस ने युद्ध में सुपर फाइटर जेट सुखोई 57 को उतारा, जिसने यूक्रेन के ओडेसा नेवल बेस पर भारी तबाही मचाई। और इसके अलावा सुखोई 30, सुखोई 34 और सुखोई 35 से भी हमले किए गए। रूस के Tu-22 बॉम्बर ने हमले किए हैं और रूसी सैनिकों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ किया है। अब रूसी सैनिक कीव की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। रूस का ब्लूप्रिंट है कि कुर्स्क का बदला कीव में तबाही मचाकर लिया जाए।
यूक्रेन के इंडिपेंडेंस डे पर रूस ने हमला करके न सिर्फ ज़ेलेंस्की का गुस्सा बढ़ा दिया है, बल्कि नेटो भी तमतमा रहा है। अब बड़े पलटवार की तैयारी की जा रही है। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि जैसे खार्किव और कुर्स्क में यूक्रेनी फौज रूसी सैनिकों को खदेड़ रही है, वैसे ही लुहांस्क और डोनेट्स्क की बारी है, जबकि क्रीमिया पर जल्द ही कब्जा कर लिया जाएगा। Маємо робити все, щоб наша незалежність, наше життя отримували достатній захист. Дорогі українці і українки, напередодні нашого Дня Незалежності України я підписав ухвалені Верховною Радою України закони із оборонного законодавчого пакету. कुर्स्क में यूक्रेन ने पूरी ताकत झोंक दी, जबकि ऐसी ही स्थिति खार्किव की भी है। युद्ध चरम पर है। हर घंटे के साथ दोनों देशों की सेनाओं के बीच का दायरा घटता जा रहा है। यूक्रेन जमीनी प्रहार करके आगे बढ़ रहा है, जबकि रूस ने पहली बार Su-57 को उतारकर अपने तेवर जता दिए हैं। फाइटर जेट के हमले में चासिव यार में यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, वहीं ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी मिलिट्री पोस्ट को उड़ा दिया। इस तरह के हमले कई जगह किए गए। हमले में फैब 1500 बम का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह मारियोपोल में रूस ने एक एयर डिफेंस सिस्टम को खाक कर दिया, जबकि लुहांस्क में यूक्रेन के वेयरहाउस को ड्रोन से उड़ा दिया। इन हमलों के बाद यूक्रेन ने भी विध्वंसक पलटवार किया। खार्किव में यूक्रेन ने रूसी फौज को पीछे ढकेल दिया। ऐसी स्थिति हो गई कि रूस को अपने टैंक को रबर जैकेट से ढककर भागना पड़ा। इसके अलावा रूस का एक आर्मर्ड व्हीकल भी यूक्रेन ने उड़ा दिया। साथ ही कई रूसी सैनिक भी मार गिरा, जिसका वीडियो भी यूक्रेन ने जारी किया है। जबकि रूसी शहर वोल्गोग्राद में एक आतंकी हमला भी हुआ, जिसे रूस ने नाकाम कर दिया। क्रेमलिन का दावा है कि इस हमले के पीछे यूक्रेन और नेटो हैं, जिसके प्रॉक्सी लड़ाकों ने इसे अंजाम दिया। इस हमले के बाद से क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग हुई है और अब यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, लाल सागर में हूती का मिसाइल हमला हुआ है। हूती के हमले में ग्रीक का टैंकर जल गया है। तेल लेकर जा रहा था ग्रीक का टैंकर। जहाज के जलने का वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। बीती रात हिजबुल्लाह ने इजरायली सरजमी को बारूद से पाट दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में रॉकेट से प्रहार किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आधा दर्जन उत्तरी इजराइल के इलाके राख हो गए। भीषण आगजनी के साथ इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। और गौर करने वाली बात यह है कि बेहिचक हिजबुल्लाह ने इजरायली डिफेंस को तोड़ते हुए 100 से ज्यादा रॉकेट उत्तरी इजराइल की तरफ दागे। और जानते हैं, हिज्ब के इस सीरियल हमलों के पीछे की रणनीति रूस ने तैयार की है, वो भी सीरिया में। आखिर कैसे, देखिए। बीती रात इजराइल की धरती एक बार फिर बारूदी भूचाल से थर्रा उठी। उत्तरी इजराइल का आसमान रॉकेट प्रहार से दहल उठा। शोलों की शक्ल में बरसते बारूद ने सनसनी मचा दी। भीषण आग का गुबार, कलेजे को चीर देने वाली अलर्ट सायरन की आवाज। सुलगती इमारतें और खंडहर में तब्दील मकान। हमले के बाद का मंजर बेहद ही भयावह था।
उत्तरी इजराइल से सामने आई ये विस्फोटक तस्वीरें किसका बारूदी ट्रेलर थी? लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन का, जिसने बीती रात इजराइल में रॉकेट से ताबड़तोड़ प्रहार किए, जिसे देख तेल अवीव दहल उठा। इजरायली डिफेंस समेत नेतन्याहू के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि बीती रात उत्तरी इजराइल में हिज्ब ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे। नॉर्थ इजराइल के 6 शहरों पर एक साथ रॉकेट अटैक हुआ। हिजबुल्लाह के हमलों में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। रिहायशी इलाकों के साथ साथ आईडीएफ का बेस भी तबाह हुआ। हिजबुल्लाह के नॉन स्टॉप हमले के चलते बीती रात पूरे उत्तरी इजराइल में एयर अलर्ट सायरन बजता रहा। हालांकि इजरायली डिफेंस ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के 85 रॉकेट्स को आसमान में ही नष्ट कर दिया। मगर उत्तरी इजराइल से तबाही की जो तस्वीरें सामने आई वो इजराइल के दावे पर सवाल उठा रही थी, क्योंकि बीती रात इजराइल के किरियत शिमोना, हाइफा और गलीली पर रॉकेट हमला हुआ। किरियत शिमोना के रिहायशी इलाकों में दर्जनों घर जलकर राख हो गए। आईडीएफ का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम एक बार फिर नाकाम साबित हुआ। आयरन डोम का तामीर इंटरसेप्टर हिज्ब के रॉकेट को ट्रेस नहीं कर पाया। ये तस्वीर उत्तरी इजराइल के किरियत शिमोना इलाके की है, जहां रात के वक्त आसमान में सिर्फ रॉकेट का झुंड दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि बीती रात किरियत शिमोना समेत उत्तरी इजराइल के इलाकों में हिजबुल्लाह ने सिलसिलेवार अंदाज में रॉकेट दागे। हालांकि इजराइल के हाइफा शहर में आयरन डोम सिस्टम हिज्ब के रॉकेट हमलों को रोकने में कामयाब रहा। अगर उत्तरी इजराइल के गलीली इलाके में आयरन डोम सिस्टम रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के बजाय जमीन पर आकर गिरा और जोरदार धमाके के साथ आग का गुबार उठने लगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक के बाद एक रॉकेट और मिसाइलों की आसमान से बारिश हो रही थी। इजरायली डिफेंस सिस्टम जब तक कुछ समझ पाता, हिजबुल्लाह के आसमानी प्रहार को रोक पाता, उससे पहले ही हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के कई इलाकों को राख कर दिया। ये बात हर कोई जानता है कि हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन है। ईरान ही हिजबुल्लाह के लड़ाकों को हथियारों की सप्लाई करता है। लेकिन अचानक ही हिजबुल्लाह जंग में हावी क्यों होने लगा? क्यों उसके हमलों की तादाद बढ़ने लगी? तो उसकी वजह है रूस। दरअसल पेंटागन सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह को रूस और ईरान लगातार हथियार भेज रहे हैं। सीरिया के रास्ते हिज्ब को हथियारों की सप्लाई हो रही है। वहीं सीरिया में हिजबुल्लाह के कमांडोज को ट्रेनिंग दी जा रही है। रूसी सेना के अफसर हिज्ब के कमांडरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मतलब ये कि रूस ईरान के हथियार और युद्ध नीति के जरिए हिजबुल्लाह इजरायली धरती को सुलगा रहा है, बारूद से पाट रहा है, ताबड़तोड़ रॉकेट हमले को अंजाम दे रहा है। एक तरफ हिजबुल्लाह इजराइल के लिए काल बना हुआ है, तो वहीं लाल सागर में हूती जैसे प्रॉक्सी संगठन का मिसाइल जलजला देखने को मिल रहा है। इस बार हूती ने फिर एक ऑयल शिप पर हमला किया और हमले से जुड़ा वीडियो भी जारी किया। लाल सागर में हूती के हमलों को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक हूती लड़ाकों के हमले में ग्रीस का कमर्शियल शिप तबाह हुआ। शिप में भरा 1,50,000 टन क्रूड ऑयल राख हुआ। ग्रीस के ऑयल शिप पर दूसरी बार हूती ने मिसाइलें दागी। पहले हमले के बाद करीब 25 क्रू मेंबर्स ने शिप को छोड़ा था। हालांकि हिजबुल्लाह और हूती के हमलों का पलटवार अमेरिका और इजराइल ने किया, जहां इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के बेस पर अटैक कर कई कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं यमन में यूएस यूके ने जॉइंट अटैक के जरिए हूती के 2 इलाकों में एयर स्ट्राइक। बीती रात इजराइल ने सीरिया पर बड़ा हमला किया है। आईडीएफ ने सीरिया में घुसकर यहां मौजूद हिजबुल्लाह के हथियार डिपो ध्वस्त कर दिए। इन हथियार डिपो का हाल ये हुआ कि लेबनान में इन्हें शिफ्ट किया गया था। दरअसल नेतन्याहू को ईरान के हमले का डर है और वो ईरान के साथ जंग में उतरने से पहले उनके प्रॉक्सी संगठनों को खत्म करना चाहते हैं। इधर अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए बड़ा चक्रव्यूह रचा है। युद्धपोतों के साथ अमेरिकी फाइटर जेट भी मिडिल ईस्ट में डेरा डाल चुके हैं।
ईरान की धमकियों के बीच इजरायल का ऑपरेशन सीरिया शुरू हो चुका है। बीती रात इजरायल ने सीरिया के 2 शहरों पर भीषण बमबारी की। आईडीएफ के फाइटर जेट्स का टारगेट ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप से जुड़े ठिकाने थे और इन प्रॉक्सी में प्राइमरी टारगेट था हिजबुल्ला। आईडीएफ ने पिन पॉइंट टारगेटेड हमलों में हिजबुल्ला के मिलिट्री बेस और हथियार डिपो तबाह कर दिए। हिजबुल्ला ने अपने हथियार और गोला बारूद को इजरायल के डर से हाल ही में सीरिया में शिफ्ट किया था। हिजब के इस कदम का खुलासा हमने सुपर प्राइम टाइम में 20 अगस्त 2024 को किया था। हिजबुल्ला को लगता था कि सीरिया के अलेप्पो और उसके आसपास के शहरों में हथियार डिपो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन बीती रात इजरायली एयरफोर्स ने ऐसा कहर ढाया जिसकी कल्पना तक हिजबुल्ला ने नहीं की थी। बीती रात इजरायल ने अलेप्पो के आसपास के शहरों पर बमबारी की। ये हमले होम्स, हामा और मारान शहर पर किए गए। होम्स पर हमले में 4 मिलिट्री बेस, 1 हथियार डिपो और 1 ऑयल डिपो तबाह हो गया। वहीं हामा में 1 हथियार डिपो और 1 कमांड सेंटर के परखच्चे उड़ गए। मारान में 1 डिफेंस फैसिलिटी को तबाह कर दिया गया। ये ठिकाने IRGC के अल कुद्स फोर्स, हिजबुल्ला और ईरान के दूसरे प्रॉक्सी संगठनों के थे। धू कर जलता ये हिजबुल्ला का रिसर्च सेंटर है जो सीरिया के हामा शहर में मौजूद था। आईडीएफ ने बॉम्बिंग कर इसे तबाह कर दिया। शहर के पास जबरदस्त विस्फोट की ये तस्वीरें भी हामा शहर की हैं, जहां इजरायल ने एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्ला के हथियार डिपो को तबाह कर दिया। हमले में हिजबुल्ला के 3 लड़ाके भी मारे गए। ऐसा ही धमाका होम्स शहर में भी देखा गया। इस हमले में 1 मिलिट्री बेस तबाह हो गया, वहीं 2 लड़ाके मारे गए। दावा है कि इजरायल के इस ऑपरेशन में अमेरिका भी उसके साथ था। यह सीरिया में इजरायल और अमेरिका का जॉइंट ऑपरेशन था। बीती रात अमेरिका ने सीरिया में ड्रोन स्ट्राइक की बात कबूल की है। यह हमला अल-कायदा से जुड़े एक संगठन पर किया गया। अमेरिका ने सीरिया के इदलिब में ड्रोन स्ट्राइक की। हमले में हुर्रस अल दीन का कमांडर अबू अब्दुल रहमान अल मक्की मारा गया। हुर्रस अल दीन अल-कायदा से जुड़ा संगठन है। अल मक्की को मोटरसाइकिल से जाते वक्त निशाना बनाया गया। सवाल है कि अचानक अमेरिका और इजरायल ने सीरिया पर बारूदी बारिश का फैसला क्यों किया। दरअसल इजरायल ईरान के पलटवार का इंतजार कर रहा है। उसे शक है कि खामनेई किसी भी वक्त इजरायल के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं। 23 अगस्त की रात ईरानी हमले के इनपुट्स भी इजरायल को मिले थे। ऐसे में इजरायल ने ईरान हमलों से पहले ही उसके प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इजरायली हमलों के बीच ईरान ने एक बार फिर इजरायल को बड़े हमले का अल्टीमेटम दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, वर्तमान युद्ध का इजरायल इकलौता दोषी है। इस्माइल हानिया की हत्या हमारी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। हम इजरायल को जवाब देंगे। हमारे पास इसका पूर्ण अधिकार है। ईरानी विदेश मंत्री ने यह बात फ्रांस के विदेश मंत्री से टेलीफोनिक वार्ता के दौरान कही, जिससे साफ है कि ईरान इजरायल से बदले के लिए प्रतिबद्ध है। ईरानी तैयारी और ईरानी सरकार के रुख को देखते हुए अमेरिका इजरायल का कवच लगातार मजबूत कर रहा है।
अमेरिका की 34 वॉरशिप मिडिल ईस्ट में पहले से ही तैनात हैं। अब अमेरिका के 24 F-22 फाइटर जेट भी कतर एयरबेस पहुंच चुके हैं। अमेरिका की तैयारियों से साफ है कि ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। ये हमला कब, कहां और किस वक्त होगा, ये कोई नहीं जानता। ऐसे में इजराइल के पास ईरानी प्रॉक्सी को कमजोर करने और अपनी सुरक्षा पुख्ता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका रूस में टकराव बढ़ता जा रहा है। अब रूस ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें अमेरिका को वो फंसा सके और यूरोप से लेकर मध्य पूर्व तक अपना दबदबा कायम कर सके। आखिर क्या है रूस का विध्वंसक प्लान और कौन से हैं वो 4 फ्रंट जहां अमेरिका फंसता दिख रहा है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। पुतिन ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अब अमेरिका को एक साथ कई मोर्चों पर उलझाना है जिससे अरब और यूरोप में रूस का दबदबा बढ़ सके। मिडिल ईस्ट में रूस ईरान के साथ है। ईरानी प्रॉक्सी को हथियार सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा सीरिया और इराक में रूस फिर से अपना दबदबा बढ़ा रहा है। तुर्की के साथ मिलकर सीरिया के हसाका प्रोविंस में रूस 30 किलोमीटर लंबी पेट्रोलिंग करने जा रहा है जिसमें दोनों देशों के 40-40 सैनिक हिस्सा लेंगे। यानी रूस एक नेटो सदस्य देश के साथ पेट्रोलिंग करेगा। यह सीधे तौर पर अमेरिका को झटका है क्योंकि नेटो में फूट पड़ चुकी है। खास तौर से यूक्रेन को लेकर कई नेटो सदस्य देश अलग राय रख रहे हैं। कई देश यूक्रेन को हथियार देने के खिलाफ हैं। इसके अलावा कुर्स्क में यूक्रेन की घुसपैठ को लेकर भी नेटो में फूट पड़ने के आसार हैं, क्योंकि रूस इसके पीछे नेटो की प्लानिंग मान रहा है जिससे नेटो देशों पर हमले का खतरा बढ़ गया है। इस बात की भी आशंका है कि रूस परमाणु हमला भी कर सकता है। रूस ने Su-57 फाइटर जेट को युद्ध में उतारकर अपने इरादे जता दिए हैं। रूस लगातार Su-57 का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, यानी वो एक लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। रूस साउथ चाइना सी में चीन के साथ मिलकर भी अमेरिका को काउंटर करने की तैयारी में है। ताइवान और फिलीपींस के मुद्दे पर रूस खामोश रहता है, जबकि चीन का साथ देकर वो अमेरिका को सीधा चैलेंज कर रहा है। रूस ने पैसिफिक फ्लीट भी साउथ चाइना सी में लगा दी है। अमेरिका की घबराहट इस कदर बढ़ गई है कि अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार जेक सलाइवन बीजिंग पहुंच गए हैं। रूस नॉर्थ कोरिया के साथ गठबंधन बनाकर अमेरिका को पीले सागर में उलझाकर रखना चाहता है। रूस के साथ आने से अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर हमला करने से बचेगा। वैसे भी पुतिन और किम की दोस्ती से पेंटागन में खलबली मची हुई है, क्योंकि किम रूस दौरे पर जा चुके हैं और पुतिन ने भी प्योंगयांग का दौरा करके इस दोस्ती को मजबूत बनाया है। दोनों देशों के बीच हथियारों से लेकर कई करार हुए हैं। चार मोर्चों पर रूस सीधे तौर पर अमेरिका से टकरा रहा है और इन मोर्चों पर रूस के साथ कई देश हैं। यानी अब रूस नेटो से टक्कर लेने के लिए अपना गठबंधन बना रहा है। अगर युद्ध हो तो मुकाबले में कमजोर न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हिजबुल्लाह का नॉन स्टॉप हमला जारी है। रात भर नॉर्थ इजराइल में एयर रेड अलर्ट है। रिहायशी इलाकों पर रॉकेट से यह हमला हुआ है। इजरायली एयर डिफेंस ने 85 रॉकेट नष्ट कर दिए हैं। गाजा के खान यूनिस इलाके में एक बार फिर इजरायली सेना का विध्वंस देखने को मिला है। आईडीएफ ने हवाई हमले में खान यूनिस की ऐतिहासिक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन इन हमलों के बाद इजरायली सेना के जवानों ने एक ऐसी करतूत की जिससे इस्लामिक देश भड़क गए हैं। इजरायल के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। आसमान से भीषण प्रहार, जबरदस्त ब्लास्ट और फिर आसमान में उठता बारूद से सना धुएं का गुबार। बारूदी कोहराम की यह तस्वीर गाजा के खान यूनिस इलाके की है, जहां इजरायल ने दिन दहाड़े एयर स्ट्राइक की। यकीन मानिए, इजरायल के इस प्रचंड प्रहार से खान यूनिस का इलाका थर्रा उठा। धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और चंद सेकंड के भीतर खान यूनिस के रिहायशी इलाके में मौजूद विशालकाय इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। गाजा में हुए इजरायली सेना के इस हमले को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक आईडीएफ ने खान यूनिस की बेहद पुरानी मस्जिद को ध्वस्त किया। हमले के बाद पूरी मस्जिद खंडहर में तब्दील हो गई। आईडीएफ जवानों ने मस्जिद में कुरान की प्रतियां भी जलाई। इजरायली सेना का आरोप था कि खान यूनिस की इस मस्जिद को हमास ने अपना ठिकाना बना रखा था, लिहाजा आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक के जरिए खान यूनिस की ऐतिहासिक ओमरी मस्जिद को तहस नहस किया। मगर इस हमले के बाद इजरायली सेना के जवान मस्जिद में दाखिल हुए और मस्जिद में पड़ी कुरान की प्रतियों को जलाया। इजरायली सेना की इस हरकत का वीडियो जैसे ही सामने आया, अरब समेत तमाम इस्लामिक देश भड़क गए। यमन में तो इजरायली सेना के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन तक किया गया। आपको बता दें कि इजरायली सेना खान यूनिस और राफा समेत पूरे गाजा में बारूद बरसा रही है, भीषण नरसंहार को अंजाम दे रही है। हालांकि इजरायली सेना के गाजा पर हमलों को लेकर ग्लोबल विरोध हो रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं ताकि जंग रोकी जा सके, बेकसूरों को मरने से बचाया जा सके। मगर इजरायल ने भी साफ कर दिया है कि जब तक हमास के चंगुल में फंसे बंधक रिहा नहीं होंगे, जब तक गाजा से हमास का खात्मा नहीं होगा, तब तक गाजा में विध्वंस जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया भर में फेफड़ों के कैंसर से सालाना लाखों लोग की जान चली जाती है, लेकिन अब इससे मुक्ति मिल सकती है। जर्मनी ने पहली लंग कैंसर की वैक्सीन तैयार की है, जिसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। खास बात यह है कि वैक्सीन सिर्फ कैंसर कोशिकाओं को खत्म करती है, यानी कीमोथेरेपी की तरह इससे शरीर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। अगर मानव परीक्षण सफल होता है तो ये मेडिकल साइंस की बहुत बड़ी क्रांति होगी। कैंसर दुनिया की सबसे जानलेवा बीमारियों में से एक। इसके बारे में सुनते ही मरीज की उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। दुनिया में कैंसर से होने वाली मौतों में सबसे बड़ा कारण है लंग कैंसर, क्योंकि दुनिया भर में हर साल 1.8 मिलियन मौतें फेफड़े के कैंसर से होती हैं। सालों से वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और अब सफलता के बेहद करीब हैं। जर्मनी की बायोटेक कंपनी लंग कैंसर की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है। इस वैक्सीन का नाम BNT116 है। ब्रिटेन में इंसान पर इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। ये 67 साल के जानुश राश हैं। ब्रिटेन के रहने वाले राश लंग कैंसर की वैक्सीन
BNT116 का टीका लगवाने वाले पहले मरीज हैं। राज को कुछ वक्त पहले सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई थी। पहले उन्हें लगा कि यह अस्थमा है, लेकिन मेडिकल स्कैन से पता चला कि उनके दाहिने फेफड़े में एक ट्यूमर है, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें लंग कैंसर की वैक्सीन के ट्रायल्स में शामिल होने के लिए कहा और वो मान गए। और इस पॉजिटिव न्यूज के साथ ही वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र